सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती की पोएम नंबर 1 दैट इज़ 2.1 द चेरी ट्री। और इसी वीडियो में आज हम इसके सारे सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, आइस ब्रेकर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी, और थोड़ा पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे कि क्या पोएट ने मतलब इस पोएम में क्या बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर से करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पोएम के अंदर मतलब पोएट ने एक चेरी ट्री लगाया है और वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे इस ट्री को लगाया है और आगे जाके जब ये ट्री जब बड़ा हो जाएगा तो कैसे उनके मतलब आने वाली जनरेशन को, प्लांट्स को, ट्रीज को, एनिमल्स को ये कैसे बेनिफिट करेगा। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके, और क्वेश्चन आंसर्स करते हुए आपको चैप्टर का एक डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम आइस ब्रेकर्स से जाएंगे। तो आइस ब्रेकर का क्वेश्चन नंबर 1, ट्रीज आर रेवरेड बिकॉज। तो एक आपको दिया हुआ है, बाकी चार आपको खुद से अटेम्प्ट करने का है। तो ई क्यू उनको रेवरेट होते हैं। दे गिव अस जॉय, बी दे गिव अस शेड, सी दे गिव अस फ्रूट, डी दे गिव अस फ्लावर्स, एंड ई दे गिव अस ऑक्सीजन। मतलब आपको जो बेनिफिट मिलता है आप उसको उन्हीं वर्ड से, जैसे शेड, फ्रूट, फ्लावर्स एंड ऑक्सीजन, ऐसा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। कॉलम ए shows your involvement in growing a tree as well as the stages in the life of a tree. Column B shows the feeling you experiences at all stages, match them appropriately। मतलब यहाँ पे एक वो दिया हुआ है कि प्लांट की लाइफ में कैसा होता है और आपकी लाइफ में कैसा होता है, उनको कनेक्ट करने का है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन है आपका। आंसर, यू प्लांटेड अ सैपलिंग। तो मतलब इसके अंदर इसका आंसर है ई, 1 का आंसर है ई। यू वांटेड टू मेक अ हम्बल बिगनिंग, मतलब आपको एक नई अच्छी शुरुआत करना है। सेकंड, यू वाटर्ड द प्लांट। इसका आंसर है जी, यानी कि आप उसकी फिक्र करो, यू केयर्ड फॉर इट। थर्ड वाला, यू सॉ द शूट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहली बार जो आप बोलते हो, सबसे पहला जो वो निकलता है पत्ता, उसको आप बोल सकते हो शूट। तो उसका आंसर है बी, द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू, मतलब आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस था पेड़ को ग्रो करने में, तो आपके लिए एक्साइटमेंट लेके आया। फोर्थ, यू फेंस्ड द प्लांट। फेंस्ड मतलब उसके आसपास जो तार रहते हैं, मतलब उसका प्रोटेक्शन लगा दिया गया ताकि मतलब जो भी माइस रहे या तो फिर जो ग्रेजिंग एनिमल्स, कैटल, वो सब आके उसको खा ना ले और उसको कोई नुकसान ना हो। तो फोर्थ का आंसर है आपका एफ, योर मोटिव वॉज टू प्रोटेक्ट इट। फिफ्थ है आपके लिए, द प्लांट ग्रेजुअली सॉ लश ग्रीन लीव्स ग्रोन ऑन इट। तो उसके लिए आंसर है डी आपका, द कलर सिंबलाइजिंग लाइफ गिव यू अ फीलिंग ऑफ होप। सिक्स्थ है, द ट्री हैज हैड बर्ड्स टू। उसका आंसर है ए, गिव यू अ फीलिंग ऑफ जॉय टू सी द प्रोमिसिंग फ्यूचर। एंड लास्ट, सेवेंथ वाला है आपका, बर्ड्स मेड अ नेस्ट ऑन द ट्री विच वॉज फुली ग्रोन एंड लेडन विथ फ्लावर्स। उसका आंसर है सी, यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज यू एक्सपीरियंस वॉट यू हैड ऑफन हर्ड दैट अ स्मॉल बिगिनिंग कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट। मतलब आपने एक सैपलिंग को डाला था जमीन में, और जो इतना बड़ा ट्री बनने के बाद वो सभी के काम आ रही, शेड के लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, बर्ड्स के नेस्ट के लिए। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, इसी के साथ हमारा जो वो था आइस ब्रेकर्स वो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। आप पोएम रेफर कर लीजिएगा एक बार। और अब आती है बारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। शॉर्ट नोट है सबसे पहले आपके लिए, फाइंड प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग लाइंस। तो द पोएट हैज मेंशन डिफरेंट सीजन्स। अब आपको लाइन मेंशन करना रहेगा, आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें से डायरेक्टली लाइन ऐसी उठा के रखना पड़ेगा। तो कौन सी लाइन ऐसी है, मतलब बता रही है कि जो पोएट है हमारा उसने सारे सारे सीजन्स को यूज किया है। तो लाइन देख लेते हैं। द लाइन, एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे मेंशंस द समर सीजन। सिमिलरली सेकंड बी पॉइंट में आपको दिया है मॉनसून सीजन, एंड सिमिलरली सी में आपको दिया हुआ है स्प्रिंग सीजन, एंड डी में आपको अगेन दिया हुआ है मॉनसून सीजन। तो ये सब लाइन से जो मतलब बता रही है क्या पोएट ने सीजन्स को यूज किया हुआ है। आप सारी सारी स्क्रीनशॉट लेते चलिए सब क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में आपके बहुत सारे मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और साथ में उनके आंसर्स भी थोड़े ज़्यादा लेंदी रहते हैं। तो एंड में अगर मैं प्रोवाइड करूँगा तो आपका जो वीडियो का लेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में जो रहता है बहुत शॉर्ट शॉर्ट आपको क्वेश्चन रहते हैं और बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर के आगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए, द पोएट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री। मतलब मिनट मिनट की, मतलब उन्होंने कैसा ऑब्जर्वेशन रखे जिनको जो चेरी ट्री उन्होंने ग्रो किए थे, उगाए थे, उसके बारे में। तो देख लेते हैं, उसका आंसर है ए, द पोएट सॉ द चेरी ट्री हैड ग्रोन 6 फीट हाई। सबसे पहले पोएम में उन्होंने मेंशन किया है, मतलब जब मैंने ट्री लगाया तो जो
ट्री था वो 6 फीट हाई हो गया। सेकंड, द पोएट वाज सरप्राइज टू फाइंड अ बेरी हैंगिंग फ्रॉम वन ऑफ द ट्री ब्रांचेस राइपेंड एंड शाइनिंग लाइक अ ज्वेल, मतलब सबसे पहला जो निकला था फ्रूट आप बोल सकते हो। सी द फॉलोइंग ईयर द पोएट नोटिसेस स्मॉल पिंक कलर ब्लॉसम्स ऑन द ट्री दैट वाज फ्रेजाइल एंड लुक लाइक दे इजिली फॉल। तो ये सब लाइंस है जो आपको मतलब पोएम में से एज इट इज उठा के लिखना पड़ेगा। ही ऑब्जर्व हाउ द चेरी ट्री। तो ये सब लाइंस आपका प्रूव करती है कि मतलब जो हमारे पोएट थे उन्होंने मिनट मिनट की उसकी खबर रखी है कैसे कैसे चेरी ट्री के ना बदलाव होते जा रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ लगा के छोड़ दिया कि भाई तो अपने आप बड़े होते रहे इसी। नेक्स्ट, द कलर इमेजिनरी इन द पोएम, मतलब कलर्स को कैसे पोएट ने पोएम में यूज किया है, ये आपको हो सकता है अप्रिसिएशन के लिए भी। आप इसके अंदर से जो थोड़े बहुत पॉइंट अट्रैक्टिव है, आप अगर खुद से अगर आप अप्रिसिएशन लिख रहे हो तो ऑल द बेस्ट, आप इसके अंदर से पॉइंट्स डाल सकते हो, वरना मैं आपको अगली वीडियो के अंदर अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर ही दूंगा। ए है आपके लिए, द पोएट रेफर्स टू द चेरी ट्री एज डार्क। चेरी ट्री को डार्क उन्होंने रेफर किया है। ही डिस्क्राइब्स द blossoms as pink, the sky has been described as blue, the use of words dappled green to describe the leaves of the cherry tree। तो इन तरीकों से पोएट ने जो कलर है उनको अलग अलग चीज से ट्री के कंपेयर किया हुआ है। तो इसके लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेटाफर हो सकता है, इनडायरेक्ट कंपेरिजन हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल। अब ट्रीज जो मतलब वो खास तौर से जब वो लोग जब छोटे रहते हैं तो मतलब वो लोग के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो सबसे पहला ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि कैटल से उनको डर रहता है। सेकंड, विंड, जो हवा चलती है, ज़्यादातर हवा चलने की वजह से भी पेड़ उखड़ जाते हैं अपने आप। एंड थर्ड रहता है आपका रेन, कि अगर बारिश एक बार हो गई वो पूरा पानी में डूब गया तो प्लांट ऑटोमेटिकली डाई हो जाता है। तो पोएम के हिसाब से जो बेचारा हमारा चेरी ट्री था उसको क्या स्ट्रगल संभालना पड़ा अपने आप को इतना बड़ा करने के लिए। तो आंसर देख लेते हैं। द पिंक ब्लॉसम्स दैट ग्रो ऑन द चेरी ट्री वर फ्रेजाइल एंड सीम लाइक दे वुड फॉल एट द लाइटेस्ट ब्रेथ और द स्लाइटेस्ट ब्रीज। मतलब बहुत फ्रेजाइल थे और ऐसा मतलब इतनी सी हवा मारेंगे तो गिर जाएगा सीधा। तो वो था सबसे पहला डेंजर। सेकेंड, हाउ द ब्लॉसम्स डोंट फॉल ऑफ, इन फैक्ट दे इवन प्रोवाइड नेक्टर टू द बीस। दिस इंस्टेंस प्रूव्स द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल। क्योंकि वो फ्रेजाइल थे लेकिन फिर भी वो गिरे नहीं, बल्कि उन्होंने जो नेक्टर, अब अगर आप साइंस स्ट्रीम से रहोगे तो आपको पता रहेगा क्लास 11th के अंदर वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और क्लास 12th में भी है। एंटोमोफिली इंसेक्ट का पॉलिनेशन होता है, ऑर्निटोफिली बर्ड्स का, ऑर्निटोफिली आपका भी होता है, और साथ में चिरोप्टेरोफिली जो बर्ड्स का होता है। तो ये ऐसा टाइप का रहता है बहुत। तो मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा मेंशन करने में मेरे से थोड़ा बर्ड एनिमल ये यहाँ वहाँ हो गया, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो नेक्टर रहता है वो जो हनी बीज रहती है उसको आगे चूस को लेके चली जाती है और फिर वो जाके अपने शहद में मतलब हनी के अंदर डाल देती है। तो ये सब इंस्टेंट मतलब ये सब इंसिडेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि चेरी ट्री ने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ किया बेचारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट बाय फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर रिमार्क। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं आपको प्रोज सेक्शन में। पोइट्री सेक्शन में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर जहां तक अभी तक है न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से अभी तक आए नहीं है। आपको एटमोस्ट आ जाता है कि मतलब सबसे ज्यादा ट्रू और फॉल्स क्या ही रहेगा मतलब पोएम के अंदर। चैप्टर के अंदर हाँ अगर आप बात करो तो हो सकता है, और चैप्टर में भी आपको ऐसा ही आता है ट्रू और फॉल्स। वो 1 मार्क के लिए 4 आते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स के लिए ट्रू और फॉल्स आता है तो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम पिछले 2 साल से यही है कि आपको ट्रू और फॉल्स ही मेंशन करने आता है कि भाई सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही करो, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आता है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। तो जब चेरी ट्री डिड नॉट टेक टू लॉन्ग टू ग्रो, भाई ट्री है बनने में टाइम तो जाएगा ना, तो फॉल्स है। 2 मार्क्स के लिए अगर आपको आएगा तो 1 मार्क रहेगा आपका मेंशन करने के लिए, और 1 मार्क आपका रहेगा कि मतलब वो फॉल्स है तो एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आंसर ट्रू रहेगा तो आपको पूरे 2 मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर 1 मार्क के लिए अगर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट तो हाफ मार्क रहेगा आपके मेंशन करने के लिए, और हाफ मार्क रहेगा आपका रीजन के लिए कि वो क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। तो फॉल्स है हमारा स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द चेरी ट्री टुक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो 8 years इन ऑल। आपको मेंशन भी करना पड़ेगा साथ में कि कितना टाइम लगा है उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी बनते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर बन जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो। सेकंड, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री। यस, हर ट्री से सभी को बेनिफिट मिलता है, तो आंसर है ट्रू। इसके लिए आपको कोई रीजन नहीं देना पड़ेगा। थर्ड पे हम आ जाते हैं। द पोएट वॉज एक्साइटेड एट द साइट ऑफ द चेरी ट्री, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो चेरी ट्री को देखते थे, तो आंसर उसके लिए ट्रू। नेक्स्ट, द पोएम हैज एन अंडरलाइंग message about the importance of trees. Yes,
जाहिर सी बात है पोएम आपको अंडरलाइन ट्रीज इंपॉर्टेंस और मैसेज बता रहा है क्या, मतलब आप पोएम पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो जो चेरी ट्री है ना 8 साल बाद वो उनके मतलब बच्चों को, उनकी आने वाली जनरेशन को, साथ में एनिमल्स को, बर्ड्स को कैसे वो हेल्प कर रहा था। वो पोएट ने मतलब पोएम में अच्छे से पूरा प्रोवाइड किया, तो इसीलिए जो पोएम है वो एक तरीके से हमें बता रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज क्या है। तो इसके लिए आंसर ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट रिपेंट्स प्लांटिंग द चेरी ट्री। रिपेंट मतलब उन्हें अफसोस हुआ। फॉल्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, द पोएट फील्स रिचर इन सीइंग द चेरी ट्री दैट ही प्लांटेड एंड प्रेजेस इट। जाहिर सी बात है भाई, इतना अच्छा करना काम करने के बाद कौन अफसोस में रहेगा। द चेरी, ये है अब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का शॉर्ट नोट। डिस्कस इन ग्रुप्स रीजंस कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर रहता है, पर्टिकुलर आंसर पेपर रहता है, पर्टिकुलर आंसर लिखना पड़ता है। तो ग्रुप डिस्कशन टाइप के ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। हाँ, आपको ऐसा हो सकता है कि इन्फरेंस, एनालिस या इंटरप्रिटेशन ऐसे के अंदर ही आपको ऐसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी के लिए। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी क्लास 11 और क्लास 12 में भी मैं यही बोलता हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से और आइस ब्रेकर्स में आपके कोई से भी एग्जाम हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, सेमिस्टर हो, प्रीलिम हो या तो फाइनल एग्जाम हो, किसी में भी ब्रेन स्टॉर्मिंग और आइस ब्रेकर के क्वेश्चंस एज इट इज प्रिंट होने के चांसेस बहुत लो होते हैं। क्योंकि वो आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए रहता है कि मतलब पोएट के बारे में और पोएम के बारे में आपको आइडिया रहता है, क्योंकि पेपर सेटर अपने हिसाब से उसके अंदर क्वेश्चंस ऐड करते हैं जो हमारे इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स रहते हैं खास तौर से लैंग्वेजेस में। और बाकी जो आपके पीसीएमबी वो सब सब्जेक्ट्स और बाकी जो भी रहेगा कॉमर्स एंड आर्ट्स का, वो लोगों के चांसेस थोड़े रहते हैं 10 to 20% आने का, और बाकी उनके 80% चांसेस हो जाते हैं कि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन उठा के डाला जाता है। तो वो भी मैं आपको अपने अपने आगे की वीडियोस में आपको अच्छे से बता दूंगा कौन से चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन पे हर बार पेपर बनता है, क्वेश्चन बनता है। क्लास 11 तो क्लास 12 तो चाहे आप किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट एक बार एक के लिए इंपॉर्टेंट है तो सबके लिए वंस एंड फॉर ऑल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द चेरी ब्लॉसम्ड। रीजन, रीजन क्या था क्यों ब्लॉसम हुआ। द चेरी ब्लॉसम्ड इन ड्यू टाइम एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से मतलब वो हो गया था और टाइम भी हो गया था उसके ब्लॉसम होने का। बी कॉन्सिक्वेंसेज, उससे हुआ क्या। इट ग्रू इनटू अ बिग ट्री विद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड फिल्ड द पोएट विद जॉय। इफेक्ट, द ट्री अट्रैक्टेड एंड बिकेम अ होम फॉर द बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो ये आप देख सकते हो पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन इसी में मिलते जा रहा है साथ ही वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ चेरी ट्री वॉज थ्रेटेंड। मतलब उसकी जान को किससे मतलब खतरा था। रीजन, द लाइफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटेंड बाय द गोट्स, जैसे मैंने कहा ग्रेजिंग एनिमल्स जो कैटल होते हैं हमारे। ग्रास कटर्स साइट, मतलब जो ग्रास कटर मतलब जो गार्डनर रहता है उसके जो काटने वाली वो रहती है। एंड द फंगल डिजीजेस ड्यूरिंग मानसून। अब जो फंगल डिजीजेस रहते हैं, जो फंगस लग जाता है कभी कभी, कभी क्या मैक्सिमम लोगों को लगता ही है ट्रीज को, तो उससे खास तौर से वो मानसून के सीजन में ज़्यादा लगता है। बी बाय द कॉन्सिक्वेंसेज, उससे हुआ क्या। इट्स लीव्स वर ईटन, इट स्प्लिट अप एंड इट्स स्लेंडर स्टेम शेव्ड अप। इफेक्ट क्या हुआ, द लिटिल प्लांट ऑलमोस्ट डाइड। लेकिन फिर भी सर्वाइवल के लिए बेचारा अपने आप को वापस से खड़ा होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पे अभी हम हैं, और अब हमारा क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। अ स्मॉल थॉट put in action led to a great achievement. Pick out the lines from the beginning and end of the poem and explain their significance. इतने बड़े क्वेश्चन में आपको मेरा रिकमेंडेशन है तो इतने बड़े क्वेश्चंस को आप सिर्फ रेफर करो। इनके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपको पोएम शुरुआत से लेकर एंड तक के दी नहीं जाती है सबसे पहले बात एग्जाम में। और वो अगर दी भी रहेगी, अगर आधी पोएम दी रहेगी तो उसमें आपको 1 से 2 पॉइंट ही मिलेगा बस सिर्फ। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, मतलब एक छोटे से इनपुट से आपको एक बहुत बड़ा आउटपुट मिल जाता है। जैसे एक छोटी सी सोच ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पोएट को प्रोवाइड किया था जो चेरी ट्री था। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आइस्टेड, मतलब सबसे पहले पोएट ने क्या बोला कि मेरे पास खुद का एक ट्री होना चाहिए, दूसरों से अच्छा है। यस आई विल बी प्रेज्ड नाइट एंड स्टार्स एंड ट्रीज दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। ये सब लाइन्स है और इनका एक्सप्लेनेशन। जैसे आप देख रहे हो इनका ऑलरेडी आंसर इतने बड़े बड़े, तो इसलिए इनके चांसेस बहुत लो है। Next question. The cherry tree has inspired the poet to compose the poem. Such poems describing nature or aspects of nature are called nature poems. Find out some expression from the poem that bring out the elements of the beauty of nature. अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली स्किप कर दो, आप इसको रेफर करो क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पोएम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। क्या मतलब ये पोएम किस टाइप की पोएम है, मतलब ये पोएम जो नेचर की मैंने बताई तो किस टाइप की पोएम है, तो उसका आंसर हो सकता है नेचर पोएम हो जाएगा। और जो मतलब पोएम ने कैसे पोएट को इंस्पायर्ड की, मतलब सॉरी जो ट्री है उसने कैसे पोएट को इंस्पायर्ड किया कि वो खुद से एक पोएम लिखे, तो ये
थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। आंसर देख लेते हैं इसका। सम एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम दैट ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर आर एज फॉलोज। मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर कैसे दिख रही है हमें, तो सबसे पहला, इन द ग्रास दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड एट द लीव्स स्लेंडर स्टेम। तो ये बहुत सारे ही है। मेरी टिप लोगे आप, कोई 4 लो, 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपको पूरे लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको आता है। तो आप सिर्फ कोई 4 ले सकते हो जो आपको सिंपल लग रहा है। और ये जो डॉट डॉट है ना, ये लगाना प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये बताते कि इस लाइन से पहले भी कोई लाइन थी और इस लाइन के आगे भी कोई सी लाइन, वरना आप सिर्फ इतना सा ही लिखोगे तो फिर वो आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, आप कोई 4 जो आपको सिंपल लग रहा है आप वो ले सकते हो विथ कोटेशन मार्क्स प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये आपका एक टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, मेरे ख्याल से आगे भी आपको आते रहेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बाद में अपने अगली वीडियो में जिसके मैं पूरा फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए कवर करूंगा उसके अंदर भी दे दूंगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कभी एक कोई लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक लाइन दी हुई है उसमें एक लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो जाता है हमारा एलिट्रेशन। और उसका रीजन क्या होता है, क्या मतलब अभी आपको एग्जाम में ऐसा रहता है कि मतलब बताओ, और उसका रीजन 2 मार्क्स के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच आता है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी, और बोर्ड में भी आपको 2 मार्क्स के लिए ही आता है। 1 मार्क रहता है आपको पहचानने के लिए क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, और सेकंड मार्क्स रहता है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि आपको कैसे पता चला कि वो फिगर ऑफ स्पीच है। तो जैसे एलिट्रेशन है, आपको कोई लाइन का पता चलिए भाई इसका आंसर एलिट्रेशन है, तो अब आप उसका रीजन क्या डालोगे, यर द लेटर डैश। अब जो लेटर आपको लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है उसको उठा के डालो उस डैश में, तो यर द लेटर कोटेशन के अंदर डैश इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अच्छे पोएटिक इफेक्ट के लिए पोएट ने इस लेटर को बार बार यूज किया है। अब एक टिप देना चाहूंगा मैं आपको, टॉपर्स टिप आप बोल दो या टॉपर्स गाइड बोल दो, हर एक लाइन एक एलिट्रेशन होती है। पोएम की आप कोई सी भी लाइन ले लो वो एलिट्रेशन होती है, क्योंकि उसमें एक लेटर ए बी सी डी ऐसे अपना रहता है ना, उसको लेटर बोलते हैं। वो लेटर के कहीं ना कहीं ध, तो द चेरी ट्री, अब आप जैसे जो है तो ध में भी ई आ रहा है, चेरी में भी ई आ रहा है, ट्री में भी ई आ रहा है, तो देखो ये बन गया हमारा एलिट्रेशन। तो इसलिए एक टिप है कि अगर आपको कभी समझ में नहीं आए कि मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिल रहा है, आप एलिट्रेशन के लिए जा सकते हो। जोन सी भी आप पोएम उठाओगे उसकी कोई सी भी लाइन आप ले लोगे तो वो एलिट्रेशन ही है, और आपको सिर्फ रीजन में डालना पड़ता है कि जो लेटर रिपीट हुआ है वो हुआ है फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट के लिए। चलिए हम आंसर देख लेते हैं इधर। पहले में देखो ई रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से 1 मार्क के लिए आपको दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में, लेकिन एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चले जाते हैं, एंटीथीसिस। ये भी बहुत अच्छा आपका रहता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब क्या होता है, आप बोल दो जैसे कि ऑपोजिट वर्ड, लाइट डे, नाइट डे, ऐसे टाइप के वर्ड देते हैं एंटीथीसिस। एंटी से आपको समझ में आ रहा है, तो इसका एग्जांपल है इट वाज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। ओके, तो ये था एंटीथीसिस। इसका ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको उसी में प्रोवाइड कर दूंगा। एज ऑफ नाउ के लिए आप जो सिंपल है जैसे एलिट्रेशन हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, रिपीटिशन एलिट्रेशन का भाई होता है, इन्वर्जन, वो सब के ऊपर आप देख सकते हो, उनके ऊपर फोकस कीजिए। 4 से 5 आपको आने चाहिए सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच, और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट पे अब हम जाते हैं, पर्सोनिफिकेशन। बहुत अच्छा है। पर्सोनिफिकेशन मतलब ये रहता है कि जैसे कोई नॉन लिविंग बींग है, नॉन ह्यूमन बींग है, मतलब जैसे डोर हो गया, चेयर हो गया, कोई सा भी हो गया, तो उनको अगर कोई ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है पोएम के अंदर, जैसे अभी इंसान की क्वालिटी क्या है, चलना, खाना पीना, वॉकिंग, स्विमिंग, तो अगर ये सब क्वालिटी किसी नॉन लिविंग बींग को दी गई है तो वो आपका बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। और उसका रीजन क्या हो जाता है, यर इट इज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज द थिंग, अब वो थिंग जो भी होगी, ट्री होगा या फ्रूट होगा, एग्जाम्पल के लिए हम ट्री ले लेते हैं, यर द ट्री इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वॉकिंग, ऐसा आप बोल सकते हो। मतलब अगर पोएम में किसी ने बोला है कि ट्री चल रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वो नॉन लिविंग बींग है, लेकिन फिर भी उसको पोएट ने एक पर्सोनिफाइड बना दिया ह्यूमन बींग की क्वालिटी देके, तो इसलिए वो हो जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। देख लेते हैं, पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल एट द मियरेस्ट ब्रेथ द स्लीपेस्ट ब्रीज। ब्रेथ अगेन ह्यूमन बींग की क्वालिटी है, फॉल गिरना ये भी ह्यूमन बींग की क्वालिटी है। पेड़ कभी गिरता नहीं है बेचारा, वो जब मतलब अपने आप नहीं गिर जाता है, जब कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कुछ होता है तब गिरता है। तो ये जो फॉल की क्वालिटी है ये इंसानों की ट्री को पोएट ने हमारे दिया है, इसलिए ये लाइन बन जाती है आपका पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट पे अब हम आ जाते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा जो वो था फिगर ऑफ स्पीच, मेरे ख्याल से अभी मैंने जितने भी आपको कराया 300 उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा मेरे ख्याल से, और आपके पूरे क्लियर आइडिया हो गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट। द चेरी ट्री इज अ नरेटिव पोएम, फीचर्स दैट मेक इट अ नरेटिव पोएम आर गिवन बिलो, जस्टिफाई देम विद प्रॉपर एग्जांपल। अगेन ये सब टाइप के क्वेश्चन सिर्फ रेफर कीजिए, एग्जाम के लिए इनको मत रखिएगा। द पोएम हैज अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। ये कौन सी, कैसे आपको पता चल रहा है कि मतलब पोएम में एक बिगनिंग है, एक मिडल है और एंड है? आप इसका डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बस सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी 19 से 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। इंग्लिश में रहती है आपको बहुत सारे क्वेश्चन। क्लास 12 में आप जाओगे तो आपको इतने क्वेश्चन नहीं है जितने क्लास 11th में है। वन लाइन आंसर पेपर में द चेरी ट्री इज अ, हाँ सेम क्वेश्चन है, अब ये डिफरेंट प्लेसेस आर मेंशन्ड। कैसे आपको पता चल रहा है? ये इसका आंसर कश्मीर होम एट माई डोर, ये सब है पूरा। सेम कैरेक्टर्स आर रेफर्ड टू, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका सी है। तो क्या किस किस से कैरेक्टर को रिलेट किया, कौन कौन से कैरेक्टर को यूज किया? तो एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस। कैसे आपको पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट है वो सीक्वेंस में अरेंज्ड है? मतलब आपको ऐसे पता चलेगा पहले पोएट ने सैपलिंग लगाया, सबसे पहला शूट निकला, उसमें से थोड़ा से और सबसे पहला जो ज्वेल निकला वो है, मतलब ऐसा। ये तो आपको मतलब पूरी पोएम में लिखवा देगा, मान पड़ा ये क्वेश्चन, इसलिए सिर्फ रेफरेंस के लिए रखिए, मैं बोल रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को। देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रीडर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। चलिए देख लेते हैं, ये है डायलॉग्स आपके, इतने ही है ये। उफ, इतने सारे क्वेश्चन। इट इज़ अ टाइम बाउंड पोएम, एक टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से, जैसे मतलब 8 साल लगे ना पोएम को, चेरी ट्री को बनने में, तो पोएट को भी 8 साल लगे ये इसको पूरी पोएम को लिखने के लिए। देखो सबसे पहले लाइन बता रही है 8 years हैव पास्ट। कंपोज 8 to 10 लाइन्स, नरेट एन इंसिडेंट इन योर लाइफ विदाउट यूजिंग एनी राइमिंग पैटर्न। मतलब एक आपको सिर्फ पोएम लिखने का है। अभी एज सच मेरे ख्याल से क्लास 11th में हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैंने पेपर पैटर्न में प्रोवाइड किया था आपको कंपोज अ पोएम, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। 11th का मेरे को पता नहीं, लेकिन क्लास 12th में आपको कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 2 प्रोज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 ए के अंदर आपको A4 एक क्वेश्चन रहता है, कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन। या तो आपको पोएम खुद से बनाना रहता है, राइम स्कीमिंग में डाल सकते हो आप, या तो फ्री वर्ड्स में भी लिख सकते हो या ब्लैंक वर्ड्स में। मतलब ये क्वेश्चन रहता है ये आपको 2 मार्क्स के लिए, उसमें आपको पोएम खुद से बनाना रहेगा, या तो क्वेश्चन में एक टॉपिक दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपको पोएम बनाना रहता है। क्लास 11 का मेरे को अभी थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए आप देख लो, अगर एक बार आप पैटर्न पेपर पैटर्न देखना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें आके देख सकते हो। तो ये पोएम है अ वॉक, देख लेते हैं इसका, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको बुक कंप्लीट करना रहेगा तो आप इसी से डाल सकते हो बस। इतनी बड़ी पोएम डालने की कोई जरूरत नहीं है, चार चार लाइन आपके लिए बहुत होती है, 4 से 6 लाइन। एक पैराग्राफ भी बहुत होता है आपको 2 मार्क्स अच्छे से दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, और ये मेरा रूल है कि मतलब मैं हमेशा एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपको अलग से एक अच्छे से वीडियो में ही प्रोवाइड करता हूँ, चैप्टर और पोएम के बीच में नहीं डालता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। पोएम की समरी आपको आती नहीं है एज सच, चैप्टर की समरी आती है, लेकिन आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो। रस्किन बॉन्ड ने हमारे ये पोएम को लिखा है। देखो मतलब पोएम से बड़ी तो आपकी समरी हो गई, जबकि समरी इतनी बड़ी कभी होती नहीं है। समरी का एक ही फॉर्मेट होता है कि भाई वो एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती है, यहाँ लेकिन आंसर में इतना बड़ा आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग चाहते हो समरी राइटिंग, अगर आपने नहीं चेक किया तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई रहेगी एकदम एंड में, ऑल राइटिंग स्किल्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, आप प्लीज उसमें जाइए, समरी राइटिंग एक बार देख लीजिए। आपको क्लास 11 में 3 मार्क्स के लिए आता है समरी, लेकिन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो उसमें बता दिया है, और एग्जाम्पल्स भी आपको कराया है, फॉर्मेट भी बताया है, और पेपर प्रेजेंटेशन क्या उसके अंदर क्या ऐसा करना चाहिए, और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जाके देख लीजिए, और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा क्या समरी राइटिंग आपको अब ईजी पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात उसको सभी को डिफिकल्ट ही पड़ता है समरी राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राइट द पोएम चेरी ट्री इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अगेन ऐसे क्वेश्चंस कोई बात नहीं, मत रेफर कीजिए, डायरेक्ट मैं आपको सीधा रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको सिर्फ बुक कंप्लीट करने के हिसाब से आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। आज तक का सबसे बड़ा वीडियो जितना भी है मेरा 11th और 12th का जो भी मैंने बनाया हो, खासतौर से ये 12th 11th का ही बन रहा है पोएम का। चैप्टर का भी इतना बड़ा कभी नहीं बना जितना पोएम का आज बन रहा है, जबकि मैं सोचा था कि मतलब पोएम का कम रहेगा, बट वी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर।
राइट इन 100 वर्ड्स व्हाट द चेरी ट्री इन द पोएम सिंबलाइजेस, मतलब अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको जरा थोड़ा एक बार पढ़ के बता दूंगा ताकि से ये मतलब चेरी ट्री पोएम में सिंबलाइज क्या कर रहा है, ताकि से आपको भी मतलब एक वो आइडिया मिल जाए। कभी टीचर ने पूछ लिया आपसे क्या बचा, हाँ चलो तुमको पेपर में इतना अच्छा मार्क्स मिले, मतलब इस पोएम में क्या है, तो वैसे के लिए मैं आपके लिए आंसर एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट जेट एयरवेज की तरह। The charity in the poem is symbolic of human. It highlights the hardship that one has to face and overcome in order to live life to the fullest. It sends out a loud and a clear message of the survival of the fittest. Survival of the fittest क्लास 10th और क्लास 11th क्लास 12th आप लोग ने बायोलॉजी के अंदर या साइंस में पढ़ा रहेगा। ये एक थियोरी है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। चार्ल्स डार्विन एंड इंग्लिश बायोलॉजिस्ट उसने लिखा है कि मतलब कौन लोग सर्वाइव कर पाते हैं और कैसे लोगों की डेथ हो पाती है। नहीं पढ़े हो तो फिक्र करो, क्लास 12th में आपको आ जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 है आपका इवोल्यूशन के ऊपर, उसमें आपको मिल जाएगा अच्छे से चार्ल्स डार्विन। तो इट इज अ नेचर्स कॉल दैट ओनली द बेस्ट कैन सर्वाइव एंड नॉट लूजिंग होप इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। डिटर्मिनेशन एंड टाइम इज एन आंसर टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। द चेरी प्लांट टुक इट्स ओन स्वीट टाइम टू ब्लूम बट इट फाइनली डिड। It did not disappoint the poet by giving up when it was facing the wrath of nature. We should take lessons from this cherry tree and learn to survive against all odds. तो ये था मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वो है कि compete करते रहना चाहिए। जो ऑर्गेनिज्म compete कर पाते हैं वही नेचर में रह पाते हैं, बाकी सबको नेचर पेरिश कर देता है, मतलब उनका डेथ कर देता है एज अकॉर्डिंग टू साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉल ऑफ द सॉइल एंड एलिमेंट्स। ये अभी हमने नहीं किया चैप्टर, तो मैं आपको इसका नहीं कराऊंगा कुछ। Refer to the library and collect at least 5 poems of any nature poet. Write the poems along with a summary. बुक कंप्लीट करने के हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डू इट योरसेल्फ। लो, आंसर नहीं प्रोवाइडेड, डू इट योरसेल्फ। हम भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप जाइए खुद ही लाइब्रेरी में। सब कॉलेज में ख्याल से आप लाइब्रेरी जाइए, और खासतौर से ऑटोनॉमस कॉलेजेस में तो रहती है, नॉर्मल सभी में रहती है, आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हो। लाइब्रेरियन को बोलेंगे भाई हमें मतलब नेचर से रिलेटेड कोई 4 से 5 पोएम बताइए, उनके नाम लिख दीजिए। ये मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट इज माई फ्रेंड या तो फिर ऑन योर ओन पर्पज से है क्वेश्चन। सो दैट्स इट गाइस। इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला पोएम था, सबसे पहली पोएम थी 2.1 जैसे चेरी ट्री, ये मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इस पोएम का पूरा प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन आंसर एक एक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसके प्रोवाइड किया विद एक्सप्लेनेशन। अब मेरे ख्याल से आपको पोएम का रिलेटेड सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो आपको सिंप्लीफाइड हो गए होंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो मैंने एक वीडियो बनाई इतने एफर्ट से, आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने बुक में लिख लीजिएगा। एंड जो भी अगर आपको ऐसा डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सभी वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप चाहो तो उसके अंदर जाके देख सकते हो हमारे जितने भी वीडियोस बनेंगे। एज सच के लिए अभी के लिए जितनी भी प्लेलिस्ट है वो अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले इंग्लिश और हिंदी पढ़ा के आपका खत्म कर दूँ। क्लास 12 का मैंने इंग्लिश और हिंदी ऑलमोस्ट अभी से कंप्लीट करवा के रख दिया, और अब उनके लिए मैं PCM भी लेके आने वाला हूँ। और सिमिलरली आपके लिए भी मैं चाहता हूँ पहले इंग्लिश और हिंदी आपका कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं आपके लिए PCM भी एज स्केड्यूल के हिसाब से लेके आते रहूँ। तो अगर आपको वीडियो लगा हो और अच्छा लगा हो और आपके डाउट्स पूरे चैप्टर क्लियर हो गए, और साथ ही में चैप्टर के आपको बहुत अलग अलग क्लास 11 और क्लास 12 का रिलेट और कनेक्ट करके भी बताया ताकि से आप टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और बहुत जल्द आपके लव एंड सपोर्ट के हिसाब से हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया उन्हें एक बार रेफर कर लीजिएगा, अपनी बुक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अगर आपके कोई एग्जाम्स आ रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।